हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए एक रील बनाई थी जिसमें मैंने अनाउंसमेंट की थी कि अब हम बैंकिंग की प्रिपरेशंस या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की आप बोल सकते हो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, डोंट वरी, इसमें आपको बैंक्स या एसएससी दोनों से रिलेटेड जानने को मिलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, और अगर गाइस अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, तो हमने जैसे पता है कि अभी ना काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे बीकॉम के हम ले रहे थे। ठीक है, हमारे चैनल पे मोस्टली बीकॉम से रिलेटेड ही वीडियोज़ हैं, तो हमें पता है कि अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बहुत से ना ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, आजकल तो वैसे ही जनरेशन ऐसी है कि उनको एक काम नहीं करना, साथ में 4 काम और करने हैं। ठीक है, मेरा भी यही सिस्टम है। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, सब करते हैं, सबकी आदत है। तो हम मोस्टली बच्चों की यही डिमांड होती है कि हमने साथ में अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अगर उनको कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, तो इसमें मैं वीडियो में आपको यही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस नीच से रिलेटेड आपके लिए कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल होती है। ठीक है, किस नीच से रिलेटेड, मतलब किस एक कैटेगरी होगी बैंक एग्ज़ाम, दूसरी कैटेगरी आ गई हमारी एसएससी एग्ज़ाम्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर ठीक है लॉट्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल होती हैं, बस हमें उनकी नॉलेज नहीं होती, सो दैट्स वाई हम उनके लिए अप्लाई नहीं कर पाते। ये नहीं है कि हमने 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नो गाइज, हमने सब्जेक्ट मोस्टली सेम होते हैं, एक आधे सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। मोस्टली सभी मतलब एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ सब्जेक्ट सिमिलर ही होते हैं, तो हमें वो तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तो उसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट्स को तो एक्चुअली हम अभी कवर अप कर सकते हैं ना, बाकी जब हम करेंगे तो तब कम टाइम वेस्ट होएगा हमारा। ठीक है, साथ साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी उसके बारे में समझेंगे कि कौन सी जॉब किस नीच के अंदर सूटेबल है हमारे लिए और कौन कौन सी अवेलेबल है। देखो, पहले है बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे लिए बैंक पीओ, बैंक के क्लर्क, कोई स्पेशलाइज्ड ऑफिसर बनना, ठीक है, ये सारी अवेलेबल होती हैं। बट इसके अलावा कौन सी अवेलेबल होती है, पहले देख लो कौन सी पोस्ट अगर आपको कोई भी चाहिए उसके लिए स्टार्टिंग में यहाँ पे एज लिमिट बता रखी है। ठीक है, अगर आपको आईबीपीएस पीओ जाना है तो उसके लिए एज लिमिट बता रखी है, एसबीआई पीओ के लिए अलग से एज लिमिट बता रखी है, क्लर्क के लिए अलग से एज लिमिट बता रखी है। तो ये अकॉर्डिंग टू मतलब आपकी पोस्ट है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है गाइज, तो ये अकॉर्डिंग टू एज आप देख सकते हो कि आपको किस से रिलेटेड अप्लाई करना है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी एज फाइंड आउट कर सकते हो कि इस एज तक मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता कि पहली बार में क्लियर होती है कि नहीं जॉब, बट कई बार होता है कि काफ़ी लोगों की फर्स्ट टाइम में ही जॉब्स क्लियर हो जाती हैं, उनको मिल जाती हैं, क्योंकि मतलब प्रिपरेशन पे ही सब कुछ है। अगर हमें सब बारे में नॉलेज होएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमने वही नॉलेज करनी है और स्टार्ट में अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे हम साथ साथ में। ठीक है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था आईबीपीएस के बारे में लिख रखा है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ 2 बंद लिख रखे हैं ना, उसी के बारे में है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, ठीक है, पेपर के बारे में आपने एग्ज़ाम देना, पहले आपको उसका प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, प्री एग्ज़ाम होता है एक, अगर आप उसको क्लियर करोगे तभी आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए सूटेबल हो, वरना नहीं। ठीक है, तो आपको पहले इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, रीजनिंग, इंग्लिश की लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग में आपको कुछ पजल्स वगैरह जैसे सॉल्व करने वाला होता है कुछ। ठीक है, आप ना गूगल पे सर्च करोगे सिलेबस ऑफ रीजनिंग फॉर दैट पोस्ट, या जो भी आपको जिससे भी आपको अप्लाई करना है जिस भी पोजीशन के लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई सर्च करोगे, आपको सभी सिलेबस दिखा देगा वो, आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानना है तो उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। ये तो मैंने कर रखी हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट उनको माइंड में अपने कैच करके रखना है कि आपको वो जब आप ये एग्ज़ाम्स दो तो भूले नहीं, क्योंकि अभी हम स्टडी एज में हैं, स्टडी करते हैं तो हम उनको कैच कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, बट इसमें कुछ हमारी ग्रामर से रिलेटेड आ जाएगा जो कि हम करेंगे आगे। ठीक है, इसको भी कवर अप करेंगे। देन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आपकी मैथ की कैलकुलेशंस जो होती हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स,
ठीक है। जैसे कोई भी सम है उसको विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट सॉल्व करना, ठीक है, ये हमारा सब टाइम पे डिपेंड करता है या बोले हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और हम अभी क्लासेस में हैं तो इससे अच्छा टाइम तो हमारी प्रैक्टिस के लिए हो ही नहीं सकता अगर हमें मैथ्स को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो तो। जैसे कोई मल्टीप्लाई करना है, कोई बिग वैल्यू है 3 डिजिट्स की, उसको विद इन अ सेकेंड मल्टीप्लाई कर देना, ये एक जादू है। बट हमने ये जादू ही सीखना है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है तो हमारे एग्जाम्स डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। हमने प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट देख लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डरना नहीं है, ये मैथ जैसा ही होता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस यही चीज़ें होती है, कुछ टफ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट है, उसके बाद आपने ये दे दिया, इसके बाद आते हैं हमारे मेंस एग्जाम, ठीक है। मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक है रीजनिंग जो यहाँ पे भी था, ठीक है। देन नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये एक न्यू सब्जेक्ट है इसके अंदर जो, ठीक है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस आपको पता ही है कौन सी होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर जैसे ही आपने एग्जाम देना है उससे 4-5 महीने पहले वाला, ठीक है, 4-5 महीने पहले से ही आपको न्यूज़पेपर से डेली अपडेट रहना है कि कौन सी चीज़ हो रही है दुनिया में, क्या चल रहा है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली पिछले 6 महीने के बीच बीच के क्वेश्चंस आएंगे, जब आपका एग्जाम होएगा उससे पहले के 6 महीने के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ठीक है। तो आपको उससे 6 महीने पहले न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इसके लिए, इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर इज़ दी बेस्ट एंड मैगजीन्स वगैरह ऑल्सो अवेलेबल होती है, तो आप जो से चाहे करना चाहो कर सकते हो। देन लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी यही है, ठीक है गाइस। तो एक हो गया ये। देन उसके बाद है IBPS SO प्रीलिम्स के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो, ठीक है। इसमें अगर आपको पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर या राज्यसभा अधिकारी बनना है तो उसके लिए इंग्लिश रीजनिंग, देखो इंग्लिश रीजनिंग यहाँ पे भी था। देन अगेन वही सब्जेक्ट्स मोस्टली सेम होते हैं, इसलिए बोल रही हूँ हम कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप बाद में भी डिसाइड करते हो तो आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसमें कोई टेंशन होएगी नहीं, हम सब्जेक्ट ऐसे ही पकड़ेंगे जो सब जॉब्स में अप्लाई हों, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो जनरल अवेयरनेस हो गई जैसे, ठीक है। देन 3 सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए प्रीलिम्स के लिए। देन अगर हम इसकी मेन करें तो इसमें क्वेश्चन और मार्क्स भी बता रखे हैं और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मार्क्स 25 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम होएगा आपका, ठीक है। उसमें आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और उसको आपको 40 मिनट में सॉल्व करना होगा, इससे ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, ठीक है। आप 40 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करोगे। देन रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। देन जनरल अवेयरनेस, इसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट के आपके टोटल होंगे, ठीक है जी। देन इसके बाद आ जाते हैं हमारे इसके मेंस के ऊपर, जो मेन एग्जाम होंगे। पहले मैंने बताया कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको पहले उसके प्रीलिम्स क्लियर करने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद आते हैं क्लर्क की जो होती है, क्लर्क के लिए अप्लाई किया हमने, ठीक है। इसमें मेंस एग्जाम भी होंगे, हमने प्रीलिम्स दे दिए। इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, फर्स्ट फिर से वही जनरल अवेयरनेस, हमने अभी पीछे भी देखा था। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर से अच्छी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। देन जनरल इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। जिनकी जनरल नॉलेज जो कह सकते हो आप, जनरल जो इंग्लिश होते हैं ग्रामर वगैरह अगर वो वीक है तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने बताया मैथ्स की कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। देन रीजनिंग एंड ये होती है पजल्स वगैरह सॉल्व करने, कुछ होते हैं ऐसे पजल करके ना सम दिया होता है उसको सॉल्व करना होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। वो भी थोड़ा सा है बट ईजी है, ठीक है। अगर जैसे करते हैं तो सब इजी है, जैसे हमें बीकॉम बोला गया था बहुत टफ है या कॉमर्स बोला गया था बहुत टफ है, बट इजी है। अब हम कर रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ को हमने पकड़ लिया उसको हमने छोड़ना नहीं और करके दिखाना ही दिखाना है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे है, अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, इनमें से आपको किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, देन आपके ये वाले एग्जाम्स होंगे, ठीक है। इसकी जगह प्रीलिम्स की जगह ये वाले होंगे, मेंस तो ये वाले होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, इसकी जगह यहाँ पे कौन सा था, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कैलकुलेशंस वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये राज्यसभा अधिकारी या लॉ ऑफिसर नहीं बनना है, इनमें से कुछ बनना है, जैसे IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, MKT ऑफिसर, इसमें से कुछ भी बनना है तो आपके लिए ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर आप इसमें से किसी के लिए भी अप्लाई करें तो आपके लिए एक स्पेशल एग्जाम्स होता है जो है प्रोफेशन एंड नॉलेज। आपको प्रोफेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका 60 क्वेश्चन का पेपर होएगा और 60 मार्क्स का 45 मिनट्स मिलते हैं आपको इसके। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यू हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट। जो पीछे अभी हमने 3 टेस्ट देखे लास्ट में, उन तीनों में क्वालिफाई होना है बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम नंबर,
ठीक है, जितने इन्होंने बोले होंगे, जैसे हमने आगे आएगा अभी आपको एसएससी ये वाले में, ठीक है, इसमें ना रिक्वायर्ड होता है कितने % मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बोला गया है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लेने हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ऑल्सो IBPS हैज़ इंट्रोड्यूस सेक्शन टाइमिंग ऑफ 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट का ईच सेक्शन होएगा आपका। ये देखो यहाँ पे हमने देखा था, ये जो हमने 3 एग्जाम्स देखे 40 मिनट का ईच सेक्शन था, ठीक है। देन आगे क्या लिख रखा है इन्होंने, सो यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन ऑन टाइम। इसमें हमें स्पेशल अटेंशन टाइम को देनी है। टाइम इज़ प्रीशियस, अगर हमने टाइम के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज नहीं किया तो टाइम हमें ले जाएगा भाई, ठीक है ना। 40 मिनट्स का एक चीज़ को टाइम बोला है तो 40 मिनट में ही उसको कवर अप करना है। ये नहीं आपके 51 में जा रहे हैं तो आप दूसरा कभी कवर अप कर ही नहीं पाओगे। 40 मतलब 40, ठीक है, इसमें टाइम की बहुत वैल्यू है। देन आगे यदि पैटर्न ऑफ मेन एग्जाम्स, जो इसके बाद इससे रिलेटेड जो आपके मेन एग्जाम होंगे उसमें एक आपका सब्जेक्ट ऐड होएगा प्रोफेशनल नॉलेज फॉर वेरियस पोस्ट। प्रोफेशनल नॉलेज ये वाला एग्जाम है जो नेम ऑफ टेस्ट है, ठीक है। 60 क्वेश्चंस होंगे ये सारी पोस्ट के लिए जो हमने नीचे देखी थी, ठीक है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स के लिए, ठीक है जी। देन होता है पोस्ट है जो राज्यसभा अधिकारी, इसमें भी आपका एक टेस्ट होएगा अगर आप ऊपर वाले के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो। अगर तो आप जैसे इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमने अभी देखा प्रोफेशनल टेस्ट, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपका ये वाले 2 टेस्ट होने ही होने हैं, ठीक है। नेम ऑफ टेस्ट इसमें है प्रोफेशनल नॉलेज और एक है ये होएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे और 60 मार्क्स का पेपर होएगा आपका, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आए जो मैंने 2 आपको पोस्ट के बारे में समझाया है। पहले आपको प्रीलिम्स देने पड़ेंगे देन आपके मेंस होंगे। देन इसके बाद हमारे पास है IBPS स्केल ऑफिसर या ऑफिस के असिस्टेंट की जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है। इसमें भी देखो एज लिमिट बता रखी है, अगर आपको ऑफिस स्केल बनना है तो आपकी अबव 18 से लेके 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको ऑफिस का असिस्टेंट बनना है तो आपकी 18 से लेके 28 साल की उम्र होनी चाहिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन या एजुकेशन ऑफिसर स्केल के लिए है डिग्री ऑफ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो BCom होगी पूरी कंप्लीट या BA होगी, ठीक है, ये चीज़ें। देन ऑफिस असिस्टेंट डिग्री, अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड, इसमें भी डिग्री ही ज़रूरी है, ठीक है। देन इसके अंदर भी पहले हमारा होएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम। देखो प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक है। देन इसके बाद हमारा होएगा मेन एग्जाम, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें हमारे सब्जेक्ट्स हैं रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है जी। ये आपको सब कुछ साथ में बता रखा है कि कौन सा एग्जाम कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये 2 आवर्स का होएगा आपका मेन, ठीक है। देन मोस्ट रेलेवेंट पोस्ट जिसके लिए मोस्टली सभी बच्चे सोचते हैं कि हमने अप्लाई करना है वो है RBI ग्रेड B, बट इसको पाना बच्चों का खेल नहीं है, बट मोस्टली करते हैं लोग और काफ़ी बच्चे पास आउट भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी है सब कुछ, कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। देखो इसमें तो पहले अगर आपको अप्लाई करना है आपके +2 10th और जो आपने BCom BA BBA जो भी की है उसमें आपको 60% मार्क्स गेन आउट होने चाहिए, ठीक है। 10th में भी 60%, 12 में भी 60% से अबव होएं, कम ना होएं, ठीक है जी। और BCom या BBA जो भी आपने की उसमें भी 60%। देखो लिख रखा है मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बैचलर्स डिग्री एज वेल एज 12th एज 10th, सब में आपको 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। इसमें एज लिमिट है 21 to 30 ईयर अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। पैटर्न क्या होता है इस एग्जाम्स का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है जी। देन आपके ये हो गए प्रीलिम्स के लिए बता दिया इन्होंने, ठीक है। देन होता है मेन एग्जाम इसमें भी, और मेन एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। मेन एग्जाम में इसके सब्जेक्ट कौन से हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, ठीक है, एक सब्जेक्ट चेंज है। इंग्लिश राइटिंग स्किल, इंग्लिश में आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये है इसके लिए RBI ग्रेड B के लिए, ये होती है सबसे ऊपर पोस्ट होती है RBI की, मतलब जैसे आप लगा लो RBI में मैनेजर कुछ ऐसी पोस्ट होती है, ठीक है। देन इसके अंडर आता है ये RBI असिस्टेंट, ठीक है। इसके लिए 50% मार्क्स एलिजिबल हैं अगर आपके आए हुए हैं, जैसे इसमें 60% थे, इसमें 50% होते हैं आई थिंक, ठीक है। 50 या 40% लिख रखा है, देखो मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स पास्ड, ठीक है।
देन इसमें एज क्राइटेरिया 20 to 28 ईयर्स का होना चाहिए बंदा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। देन इसमें भी पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होएगा अगर आपको आरबीआई में असिस्टेंट लगना है, ठीक है जी। अगर आपको आरबीआई में असिस्टेंट लगना है तो इसके लिए भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिक्स, देन रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और इसमें मेंस एग्जाम होंगे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस आप एग्जाम से 1-2 महीने पहले स्टार्ट करोगे, ठीक है। देन कंप्यूटर नॉलेज। आई होप आपको बैंक से रिलेटेड सभी एग्जाम्स मेरे समझ आए हैं। पीछे हमने देखे थे कमर्शियल बैंक्स की जॉब्स थी, ये आगे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कौन से आते हैं, रिजर्व बैंक्स, ये उनकी जॉब्स हैं। रिजर्व बैंक्स में ये जॉब्स होती हैं, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं एसएससी एग्जाम्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है गाइस, आपको जस्ट इसके बारे में नॉलेज रखनी है, हर चीज़ के बारे में, कि आपको पता हो किस फील्ड में क्या काम होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है एसएससी होता क्या है, तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। एसएससी में हो सकता है हमारे काम की जॉब यहीं पे हो जो हम ढूंढ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है, ठीक है। देखो पहले तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एज 18 से 27 साल, ठीक है। असिस्टेंट इसमें कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल होती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो ऑडिट ऑफिसर होता है, देन असिस्टेंट होता है, एक इंस्पेक्टर होता है सेंट्रल एक्साइज का, एक इंस्पेक्टर होता है इनकम टैक्स का, एक इंस्पेक्टर होता है प्रिवेंटिव का, इंस्पेक्टर होता है एक एग्जामिनर जो एग्जामिन करता है हर चीज़ को, देन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होता है, देन डिविजनल अकाउंटेंट होता है, एक ऑडिटर होता है, एक अकाउंटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यूडीसीएस की पोस्ट अवेलेबल होती है, देन टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट अवेलेबल होती है। कितनी सारी पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली बच्चों की मेरे हिसाब से जहाँ तक होती है एक असिस्टेंट ये इंस्पेक्टर की होती है या इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की होती है, मोस्टली इसमें जॉब्स अवेलेबल हैं, देखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपकी एज जो है 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, 20 to 30, ठीक है। पोस्ट असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, पैटर्न कौन सा होएगा एग्जाम्स का, ऑनलाइन होएंगे एग्जाम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन होएगा, नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सही आंसर पे टिक करना होता है, ठीक है। सभी एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होंगे। एक कोई एग्जाम होएगा जो दूसरे तरीके से होएगा, अदरवाइज नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके 2 फेसेस होते हैं, देखो टायर 1 एंड देन टायर 2, ठीक है। टायर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। देन जनरल अवेयरनेस, देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल आप समझ सकते हो, न्यूमेरिक्स कौन से होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, देन, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स बता रखे हैं, एंड देन टाइम ड्यूरेशन बता रखा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टायर 2 मतलब मेंस एग्जाम, ये हो गया आपके प्रीलिम्स, ये हो गए मेंस। देन इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, स्टैटिक्स एंड जर्नल स्टडीज, ठीक है। ये देखो इसमें भी आपको बता रखा है टोटल मार्क्स का कौन सा कहाँ पे कितने मार्क्स का कितने मिनट में होना है, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ लिख रखा है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन टायर 1। टायर 1 जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, अगर आपका उसमें एक भी आंसर गलत होता है तो 0.50 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग मतलब माइनस हो जाएंगे, ठीक है। एंड टायर 2 इंग्लिश एग्जाम विल बी हैविंग अ नेगेटिव मार्किंग, जो इंग्लिश का एग्जाम है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होएगी 0.25 मार्क्स, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड स्टैटिक्स पेपर विल हैव 0.50, इसमें 0.50 होएगी। पेपर 1 and 2 आर कंपल्सरी फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, पेपर 1 and पेपर 2 आर कंपल्सरी फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, समझ रहे हो आप। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैलकुलेशंस वाला है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है जी। देन नेक्स्ट देखते हैं पेपर 3, जो ये 3 है स्टैटिक्स, is only for those candidates who apply for the post of statistical investigator। जो भी कोई अगर इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है देन ही उसके लिए स्टैटिक्स वाला सब्जेक्ट मतलब है ज़रूरी, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और जो पेपर 4 है जो जनरल स्टडीज़ है, ये किसके लिए अवेलेबल है, पेपर 4 इज़ ओनली फॉर those कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इंटरव्यू। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता बाद में, ठीक है जी। आई होप ये वाली जो जॉब है इसमें इंटरव्यू नहीं होता बाद में, ठीक है। जो भी आपने अप्लाई किया पेपर दिए क्लियर, ठीक है। आपको यहाँ तक आई होप समझ आया। देन इसके अंदर कौन सी पोस्टेज आती हैं,
पोस्ट अंडर एसएससी सीजीएल। पोस्ट कौन कौन सी होती हैं एसएससी सीजीएल के अंडर? ठीक है जी, पहली देखो यहाँ पे आ रही है डेस्क जॉब। ठीक है, एक होती है बैठ के करने वाली, डेस्क के ऊपर बैठ के करने वाली जॉब, एक होती है फील्ड में मतलब बाहर जाके करने वाली जॉब। ठीक है, आपको इंस्पेक्टर्स की जॉब पता है ना, पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, कुछ वैसे ही होते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स की भी कुछ ऐसी ही होती है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर्स की बैठ के करने वाली होती है और एक की बाहर जाके करने वाली होती है, जो रेट वगैरह मारते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें डेस्क जॉब में कौन कौन सी जॉब आती है आपकी? एक ऑडिटर की होगी, अकाउंटेंट की होगी, या किसी क्लर्क की आप जॉब आपने ली है, या असिस्टेंट की होगी। ठीक है जी, ये जॉब्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरी की सर्विसेज के लिए असिस्टेंट के अंदर कौन कौन सी आती हैं वो बता रखा है। असिस्टेंट के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या अदर्स हो गई लगा लो, जैसे रेलवे, डिफेंस हो गई। ठीक है, या सेंट्रल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, वो वाली पोस्ट। ठीक है, ये तो होगी सारी डेस्क जॉब। अब आती हैं कुछ फील्ड जॉब। फील्ड मतलब बाहर जाके, फील्ड पे जाके काम करना, ये होती हैं। इसमें नॉन टैक्स होती है, एक टैक्स वाली होती है। नॉन टैक्स में कौन सी होती है? जो टैक्स से रिलेटेड नहीं होती। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, पुलिस, देन पुलिस के अंदर ये आते हैं दो। ठीक है, नारकोटिक एंड सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। ठीक है, देन जो ये यहाँ पे ये खत्म हो गया। देन नारकोटिक में कौन सी हैं? दो पोस्ट अभी भी हैं, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये होती है फील्ड पे। आप किसी भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जिसके लिए अप्लाई करो आपको उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम देने हैं, आपको ध्यान में रखनी है चीज़। ठीक है, देन उसके लिए अगर आप टैक्स की जॉब कर रहे हो, जैसे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, देन हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होगा? आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आपको एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, ये सारी चीज़ें बना देते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको मेरी बात समझ आई गाइज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ तक आपने समझा। अब आगे देखिए, जो ये हमने वहाँ पे टायर 1 एंड टायर 2 समझा। ठीक है, इसके अंदर अब आता है आगे हमारा टायर 3। देखिए इसमें क्या लिख रखा है? डिस्क्रिप्टिव पेपर होएगा आपका, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, राइटिंग होएगा इसमें, ऐसे आपको राइटिंग करने को बोल सकते हैं। प्रेसेस जो 1/3 करना होता है, लेटर बोल सकते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग हो सकती है। ठीक है, और ये टोटल मार्क्स 100 का होएगा और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा थर्ड टायर में। ठीक है, थर्ड फेज में। देन फोर्थ टर्म में क्या होएगा? टायर में क्या होएगा? इसमें आपका पहला एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होएगा। अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप CSS असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या ME असिस्टेंट के लिए, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज के लिए, इंस्पेक्टर, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका ये वाला कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपकी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होएगा एट अ स्पीड ऑफ 8000 की डिस्क्रिप्शन पर आवर फॉर पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट। 8000 की। ठीक है जी, 1 आवर में 8000 की, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड जो बोल सकते हैं आप, वो होनी चाहिए। ठीक है जी, देन उसके बाद सेकंड पोस्ट आती है हमारी, ये तो हमारा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL के अंदर। ठीक है, देन है हमारा SSC CHSL, इसके लिए टायर 1 कौन सा है देखते हैं हम। ठीक है, इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है 10+2 ग्रेजुएशन पोस्ट, तो आपके लिए अवेलेबल है ग्रेजुएशन पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, LDC की, स्टेनोग्राफर की, पोस्ट असिस्टेंट की, स्टोरिंग असिस्टेंट की। एज लिमिट है उसकी 18 से 27। और पैटर्न कौन सा होएगा एग्जाम्स का? ऑनलाइन होएंगे और ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम्स होंगे आपके। ठीक है जी, उसके बाद आपके इसमें सब्जेक्ट्स बता रखे हैं, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग अवेयरनेस। ठीक है, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन जनरल इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें भी है, तो हम पहले इसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, और प्रैक्टिस हम हमारी स्टडी के साथ साथ तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हमें स्टडी करने का मौका, प्रैक्टिस करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें हमारा मेथड पता है, हमने उसको लगाना है, कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है, हम अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम कैलकुलेशंस अपने माइंड से करें, ना कि कैलकुलेटर से। इस टाइम हमारी कैलकुलेशंस अकाउंट करते हैं, मैथ करते हैं, इतनी होती हैं, तो हमें कोशिश करनी है उस ट्रिक्स को समझ के। मैं इसके बाद आपको उसी की ट्रिक्स स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, अभी हमारे एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, हमने कैलकुलेटर को नहीं लेना है। ठीक है, कोशिश करनी है अपने माइंड से करने की, कि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसके अंदर। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखना। ठीक है, देन है हमारी जर्नल इंग्लिश। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर ही, देखो ये जो टायर 1 है अभी हमारा, ठीक है, इसके अंदर ही आता है हमारा टायर 2।
ठीक है। टायर 2 में क्या होएगा, इसमें एग्जाम इन डिस्क्रिप्टिव टाइप होएगा आपका एक एग्जाम, ठीक है, एंड विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। ये ऑफलाइन होएगा आपका, इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो। 100 मार्क्स का होएगा और 1 घंटे में आपको देना होएगा, ठीक है जी। देन टायर 3 में क्या होता है, इसमें स्किल टेस्ट होएगा आपका और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। इसमें आपको 8000 की वही टाइपिंग स्पीड पे या पर आवर जैसे कंप्यूटर लिखनी होगी और 15 मिनट की टाइम ड्यूरेशन होएगी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट फॉर पोर्टल असिस्टेंट, अगर जैसे आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो पोर्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, LDC एंड कोर्ट क्लर्क, टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइड इन नेचर। देन टाइपिंग टेस्ट होएगा ही होएगा आपका, ठीक है। कैंडिडेट ऑप्टिंग द इंग्लिश मीडियम, अगर तो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, तो उसकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अगर कैंडिडेट हिंदी मीडियम का है तो उसकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है जी। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम है जो है वो है SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो स्टाफ होता है, ठीक है, उसकी जॉब के लिए अगर हमने अप्लाई करना है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन समझते हो ना, 10th, ठीक है। देन हमारी एज लिमिट 18 से 25। देन ग्रुप C पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पैटर्न कौन सा होएगा एग्जाम का, ऑनलाइन होएगा, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है जी। तो आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, टाइम ड्यूरेशन दिख रही है, ठीक है। देन इसके आगे पेपर 1 ये हो गया। इसके अंदर पेपर 2 क्या है, देखो पेपर 2 है शॉर्ट एसे, लेटर इन इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर लैंग्वेज। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए पेपर 2 के लिए। जैसे आपको इंग्लिश की तो नॉलेज होनी चाहिए, वो तो हर सब्जेक्ट हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मोस्टली एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी हम बीकॉम कर रहे हैं तो हम साथ साथ इन चीज़ों को हाथ डाल सकते हैं, तो हम डालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, पेपर 2 विल ओनली बी ऑफ क्वालिफाइड नेचर एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल इन व्यू ऑफ रिकैटेगराइजेशन ऑफ द पोस्ट ग्रुप C इन व्यू ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि पेपर जो 2 है वो क्वालिफाइड नेचर मतलब ज़रूरी है, हमें करना है, तो इसके लिए हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन करके ही रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक पोस्ट आती है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, ठीक है जी। स्टेनोग्राफर की ये जॉब है, इसके लिए देखो क्या लिख रखा है, ये कंप्यूटर पे बेस्ड है, पहली बार जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें है 12th स्टैंडर्ड की हो सकती है, आप पास किए हो, ठीक है। देन उसके बाद स्टेनो एज कौन सी होनी चाहिए, 18 से 30। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 18 to 30 ईयर एज होनी चाहिए, और अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है जी। देन एग्जाम्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये 3 होंगे आपके फर्स्ट में प्रीलिम्स में, ठीक है जी। और इसके आगे नोट में बता रखा है यहाँ पे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होएगी आपकी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, मतलब 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन if conducted in multiple shifts will be normalized and such normalized score will be used to determine final result, ठीक है जी। ये आपके फाइनल रिजल्ट में हेल्प करेंगे। ये नहीं सोचना अभी तो प्रीलिम्स है या मेंस आएंगे तो प्रिपरेशन कर लेंगे, आपने हर एक एग्ज़ाम को पूरी जी जान से देना है। कुछ भी कहीं से भी वो निकाल के बोल सकते हैं, आप सिलेक्टेड हो या आप अनसिलेक्टेड हो, तो आपको भी अवेयर रहना है हर टाइम, ठीक है। देन स्किल टेस्ट होएगा आपका स्टेनोग्राफी में। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइड इन नेचर, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी गिविंग 1 डिडिक्शन ऑफ 10 मिनट इन इंग्लिश, 1 स्पीच, ओके 10 मिनट की एक स्पीच देनी होगी। इंग्लिश या हिंदी कैसे में भी दे सकते हो। एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स आपको पर मिनट बोल देने हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी ग्रेड C, और अगर 80 वर्ड्स पर मिनट बोलने हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड D। अगर आप ग्रेड D के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 80 वर्ड्स पर मिनट, और C के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो बोल रखे हैं एग्जाम्स, देखो स्टेनोग्राफर ग्रुप D अगर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश या हिंदी आपका एग्जाम होएगा। इंग्लिश में है तो 50 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, हिंदी में तो 65 का। देन ऐसे ही स्टेनोग्राफर C के लिए, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आती है हमारी जो पोस्ट है वो है दिल्ली पुलिस SICPO
SI थ्रू SSC के थ्रू आप इसमें कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन। एग्जामिनेशन विल कंप्राइज रिटन एग्जामिनेशन इन 2 फेसेस में एग्जाम होएगा। देखो नीचे दिख रहा है Tier 1 एंड Tier 2 2 फेसेस में एग्जाम है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, फिजिक्स एंड्योरेंस टेस्ट होएगा आपका, फिजिकल जो एग्जाम होता है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होएगा। देन मेडिकल एग्जामिनेशन होएगी, ठीक है जी। उसके बाद इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है जी, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देन सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट है इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सारी पोस्टेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और इनके लिए एज लिमिट भी बता रखी है, देखो 20 to 25 ईयर। और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो है ऑनलाइन होएगा एग्ज़ाम, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देन Tier 1 में कौन सा सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कॉम्प्रिहेंशन समझते हो ना, पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना, ठीक है। ये हो गया आपके Tier 1 के एग्जाम। Tier 2 में क्या होएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपका एक एग्जाम होएगा। 200 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, टाइम ड्यूरेशन 120, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, देखिए डिडक्शन ऑफ 0.20 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। देन लास्ट में नोट क्या है, पेपर सेकंड, जो पेपर सेकंड है, ठीक है, वो कौन कौन दे सकते हैं। पेपर सेकंड विल बी is evaluated for only those candidate who qualify पेपर 1 एंड फिजिक्स टेक्स्ट। पेपर सेकंड वही कैंडिडेट्स देंगे जो पेपर 1 में पास हो जाएंगे, और उनका फिजिक्स का जो फिजिकल टेक्स्ट होएगा, जो मतलब फिजिकल टेस्ट होएगा जो फिजिक्स बॉडी से रिलेटेड, वो पास कर लेंगे, ठीक है। देन नोट, स्टेट लेवल ऐसे एग्जाम्स टेस्ट लोकल लैंग्वेज स्किल हिंदी इन यूपी पुलिस एंड स्टेट लेवल जीके विल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड पॉलिटी सब्जेक्ट्स। जो एक्सआई एग्ज़ाम टेस्ट जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हिंदी, जैसे हिंदी में बात होती है ना, यूपी पुलिस करती है, ठीक है, उसके रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर कोई स्टेट लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो फोकस कर सकता है वो अपनी जैसे पॉलिटिक सब्जेक्ट्स हो गए या जीके पे फोकस कर सकता है, ठीक है जी। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको जितनी नॉर्मल नॉलेज बनती थी मैंने आपको प्रोवाइड की है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो में सब समझ आया और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि आपको कौन सी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने आपको मोस्ट एक सब्जेक्ट बताया है जो कि है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसकी प्रिपरेशंस के हम अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट आउट करेंगे। हम छोटी छोटी ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगी और आई होप आपको अच्छी लगेंगी और उसको आप अप्लाई करोगे अपनी डेली लाइफ में। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो करना ही पड़ेगा जी, ठीक है। तो बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियो को लाइक कर दोगे यार प्लीज़। बाय बाय।